चलो इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि नेशनल असेंबली जो था उसका क्या उद्देश्य था। नेशनल असेंबली का क्या उद्देश्य था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, यानी जो राजा था राजा की शक्तियों को क्या करना था? सीमित करना था। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को अलग अलग संस्थाओं में बांटा जाएगा। यानी अब एक राजा पूरे देश का शासन नहीं चला सकता था। इसके लिए सरकार के विभिन्न अंगों में बांट दिया गया, जैसे विधायिका में बांटा गया, कार्यपालिका में बांटा गया और न्यायपालिका में बांटा गया। किस किस में बांटा गया? विधायिका में, कार्यपालिका में और न्यायपालिका में। सन 1791 के माध्यम संविधान के कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंपा गया। अब 1791 में क्या हुआ? एक कानून बनाने, संविधान बनाने की जब चर्चा आई तो लोगों ने कहा कि संविधान का निर्माण कौन करेगा? नेशनल असेंबली करेगी। कौन करेगी? नेशनल असेंबली करेगी। फिर नए संविधान के अनुसार, तुम आ गए पहले, यहाँ देखो मोबाइल में आके, बुक में नहीं मिलेगा, यहाँ देखो। फिर नए संविधान के अनुसार अब जब नया संविधान बना तो उसमें क्या क्या बातें लिखी गई? तो उसमें बातें लिखी गई कि एक नागरिक एक ही वोट दे सकता है, एक ही मतदान कर सकता है। वो भी कौन? जो सक्रिय नागरिक होंगे। और कौन? महिलाएं वोट नहीं कर सकती है। वोट कौन कर सकती है? सिर्फ पुरुष कर सकता है। कौन कर सकता है? और जिसकी उम्र कितनी हो? 25 ईयर्स, मतलब 25 साल। जिसकी उम्र कितनी हो? 25 साल। इतना ही नहीं कहा, और क्या क्या कि जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। यानी अगर तुमको वोट देना है तो 3 दिन में तुम जो भी पैसा कमाएगी वह सरकार को दे देना पड़ेगा। किसको? सरकार को दे देना पड़ेगा। किस लिए? कर के रूप में। किसके रूप में? कर के रूप में। महिलाएं एवं अन्य पुरुष को निष्क्रिय नागरिक कहा जाता था। राजा की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित कर हस्तांतरित कर दिया गया। अब क्या था कि सरकार की जो थे उसकी शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। किस किस में बंटवारा कर दिया गया? तो किसमें? नगर पालिका में, कार्यपालिका में और विधायिका में सरकार के शक्तियों का क्या कर दिया गया? बंटवारा कर दिया गया। अब राजनीतिक प्रतीक के मायने, अब इसमें कुछ राजनीतिक प्रतीक थे। जैसे 18वीं सदी में ज़्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे। जब 18वीं सदी की जब बात करें तो उस समय के लोग जो थे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। इसलिए महत्वपूर्ण विचारकों का प्रसार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय अक्षर, आकृतियों और प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। इसलिए अगर उस लोगों को कुछ लिखना पड़ता था तो पढ़े लिखे थे नहीं, तो कैसे लिखते? तो किसी प्रकार का कोई चित्र बना दिया करता था। क्या बना दिया करता था? चित्र बना दिया करता था। फिर इसके बाद आता है टूटी हुई जंजीर। टूटी हुई जंजीर किसका प्रतीक था? तो टूटी हुई जंजीर स्वतंत्रता के प्रतीक था। किसका प्रतीक था? स्वतंत्रता का प्रतीक। किसका प्रतीक? टूटी हुई जंजीर किसका प्रतीक था? स्वतंत्रता की प्रतीक। प्रश्न पूछता है, यहाँ से ध्यान से सुनना। प्रश्न पूछेगा टूटी हुई जंजीर किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता का प्रतीक है। फिर अगला है छड़ों का गट्ठर। छड़ों का गट्ठर जो था वो एकता में बल है। किसमें? एकता में बल है का प्रतीक है। एकता में क्या है? एकता में बल है। किसका प्रतीक है? छड़ों का गट्ठर किसका प्रतीक है? एकता में बल है। फिर त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखरती आँख। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखरती आँख जो है वह स्वदेशी आँख का ज्ञान का प्रतीक है। स्वदेशी आँख ज्ञान का प्रतीक है, मतलब कुछ सीख लेने का प्रतीक है। कुछ क्या कर लेने का है? सूरज की किरणें अज्ञान के रूपी अंधेरे को मिटा देती है। यानी हम अगर किसी हानि में जा रहे हैं तो लाभ में कैसे जाएं, इस प्रकार का यह प्रतीक था। राजदंड। राजदंड जो था वह शाही सत्ता का प्रतीक था। राजदंड किसका प्रतीक था? शाही सत्ता का प्रतीक था। किसका? शाही सत्ता का प्रतीक था। अपने पूंछ मुंह में लिए सांप। अपने पूंछ मुंह में लिए सांप का अर्थ होता है समानता का प्रतीक, अंगूठी का कोई छोर नहीं होता। अगर समानता का प्रतीक है, समानता का प्रतीक जो होता है वो अंगूठी का कोई छोर
नहीं हो तो अंगूठी हम उल्टा या सीधा किसी भी प्रकार से क्या कर सकते हैं, पहन सकते हैं। अब अगला पॉइंट है आतंक राज। कौन सा राज, आतंक राज का सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक युग कहा जाता है। आप अगर प्रश्न पूछे कि आतंक युग किसे कहा जाता है तो आंसर क्या लिखना है, सन 1793, कितना 1793 से 1794 के युग को क्या कहा जाता है, आतंक युग कहा जाता है। इस समय रोबिस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। इस नीति के तहत गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, जैसे कुलीन एवं पादरी, कुलीन किसे बोला जाता है, कुलीन जैसे जो राजा होता था ना, राजा के रिश्तेदार को, जैसे चाचा, मामा, दादा, दादी, मौसा, मौसी, किसके, जो राजा का जो रिश्तेदार होता था उसी को क्या बोलते थे, कुलीन। उसको क्या बोलते थे, कुलीन। और पादरी बोलते हैं जो चर्च में पूजा पाठ करता है, जो चर्च में, अर्थात ईसाई धर्म के पंडित को, ईसाई धर्म के पंडित को क्या बोला जाता है, पादरी। क्या बोला जाता है, पादरी। और अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य जो उनके काम से सहमत नहीं है, सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जेल में क्या कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया जाएगा और यदि वह दोषी पाते हैं तो गिलिटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाएगा। अब भाई एक नया वर्ड आता है, गिलिटिन। गिलिटिन क्या होता है, देखिए बकरे को काटा जाता है, सो किस तरह, एक लकड़ी का दो तरह का मुंह रहता है, बीच से बकरा का मुंह रहता है, ऊपर से कील लगा दिया जाता है और टांग के काट दिया जाता है। इसी प्रकार को आदमी को फांसी दिया जाता था, इसी को गिलिटिन कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, गिलिटिन। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय की गई कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया। सरकार ने कहा कि किसानों तुम अनाज उपजाओ, कैसे किलो लेंगे हम, मेरी जिम्मेदारी है। अब किसान बड़ी मेहनत से फसलों को उगाते थे और सरकार सस्ते दामों में क्या करता था, फसलों को खरीद लेता था। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्त से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलिटिन पर चढ़ा दिया गया। मतलब गिलिटिन पर चढ़ा कर क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया। अब गिलिटिन क्या है, इसको अच्छे तरह से समझा लो। गिलिटिन क्या है, तो गिलिटिन दो खंभों के बीच लटकते वाली मशीन थी, यानी एक खंभा है, ठीक है, ये दो खंभा है। अब इसी के बीच में एक रस्सी लटकता था। अब ये आदमी को लाता था, इस रस्सी में बांध दिया था और इसको टांग देता था, आदमी वहीं झूल के खत्म, यानी फांसी दे दिया जाता था, जिस पर रखकर अपराधी से धीरे से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसका आविष्कारक द्वारा गिलिटिन के नाम पर पड़ा। गिलिटिन मशीन का आविष्कार किसने किया था, गिलिटिन ने किया था। अगर सामान्य शब्दों में समझें तो जिस प्रकार बकरा को काटा जाता है, देखिए बकरा को काटते हुए इधर दो खंभा रहता है, बीच में एक कील रहता है, इस कील को हटा देता है, बकरा को यहाँ डाल देता है और इस कील को लगा देता है, काटने वाला हाथ काट देता है। इसी प्रकार आदमी को भी काटा जाता था। कब, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस में, ठीक है। किस में बैठा, इसको गिलिटिन बोलते थे, इसको क्या बोलते थे, गिलिटिन। और गिलिटिन की खोज गिलिटिन नामक व्यक्ति ने किया था, ठीक है। अब है डायरेक्टरी शासित फ्रांस। डायरेक्टरी शासित फ्रांस। रोबेस्पियर के पतन के बाद फ्रांस का शासन मध्यम वर्ग के संपन्न लोगों के पास आ गया। उन्होंने 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। उन्होंने 5 के लोगों का एक समूह बनाया जो फ्रांस का शासन देखती थी, जो फ्रांस का क्या करती थी, शासन देखती थी। लेकिन अक्सर विधान परिषद से उनके हितों का टकराव होता रहता था। इस राजनीतिक अस्थिरता का फायदा नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया। अब देखा कि लोग आपस में टकराव कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो इसका फ़ायदा नेपोलियन उठाता है। कौन उठाता है, नेपोलियन बोनापार्ट इसका फ़ायदा उठाता है और उसने 1799 में डायरेक्टरी को ख़त्म कर दिया और 1804 में फ्रांस का सम्राट बन गया। और 1804 में क्या होता है, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा कब बनता है, 1804 में। कब बनता है, 1804 में बनता है। कब बनता है ये, अब नेपोलियन भाई कौन था, तो नेपोलियन
में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने कह दिया कि यह फ्रांस का राजा कौन है, नेपोलियन बोनापार्ट है, मतलब हम हैं। उन्होंने पड़ोसी यूरोपीय देशों को जीतने के लिए राजवंशों को दूर करने और उन राज्यों का निर्माण करने के लिए निर्धारित किया जहां उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को रखा। अब वह दूसरे राज्यों को, दूसरे देशों को भी जीतना चाहता था। उन्होंने यूरोप के आधुनिकता के रूप में अपनी भूमिका देखी। अंततः वह 1815 में वाटरलू में पराजित हुआ। अंततः 1815 में वाटरलू से क्या हो जाता है, हार जाता है। अब क्या महिलाएं के लिए भी क्रांति हुई? क्या जो वहाँ की महिलाएं थी वह भी क्रांति की? तो क्रांति किया। अब समझना है कि जो फ्रांस की जो महिलाएं थी उनके लिए भी क्रांति हुई। तो महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में शामिल हुआ करती थी। महिलाएं चाहती थी कि हमारा फ्रांस बदले, हमारा फ्रांस क्या हो जाए, बदल जाए। ज़्यादातर महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। वे सिलाई, बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाज़ारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी। ज़्यादातर महिलाएं के पास पढ़ाई लिखाई के मौके नहीं थे। यह मौके केवल कुलीनों की लड़कियों अथवा धनी परिवारों की लड़कियों के पास था। यानी वहाँ की जो गरीब लड़कियाँ थी वह पढ़ लिख नहीं सकती थी। जो अमीर होता था या फिर राजा के जो रिश्तेदार होते थे सिर्फ वही पढ़ लिख सकते थे। इसके बाद उनकी शादी कर जाती थी। उसके बाद उनकी क्या कर जाती थी, शादी। महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण करना होता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पारोटी लाना और बच्चों की देखरेख करना। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। ये सब काम कौन करता था, स्त्री, लेकिन उसे मजदूरी जो था वह पुरुषों से कम दी जाती थी। उनकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अब उन लोग महिलाओं का मांग था कि हमें भी पुरुषों के समान क्या हो, हमें भी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो, अधिकार प्राप्त हो। अब है महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के ये क्या कदम उठाए। तो क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कानून लागू किए जो इस प्रकार है। अब कुछ नियम कानून लागू कर दिया गया, किसके लिए, महिलाओं के लिए। किसके लिए, महिलाओं के लिए। तो क्या नियम लागू किया, सरकार विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा के अनिवार्य बना दिया। अब कहा कि गरीब हो या अमीर हो, लड़का या लड़की हो, पढ़ना सबको होगा, ठीक है। अब उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बातें नहीं कर सकते थे। अब वह अपनी मर्जी से शादी भी कर सकता था। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी। अब महिलाएं भी व्यापार करने का शिक्षा ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय भी चला सकती थी। माता अधिकार और सम्मान वेतन के महिलाओं का आंदोलन अगली पीढ़ी सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने माताधिकार हासिल कर लिया। 1946 से पहले फ्रांस की महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन लगातार आंदोलन करने के बाद 1946 में महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिल गया। कब मिला, 1946 में। दास प्रथा का उन्मूलन, उसमें दास प्रथा बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा था, उसको भी खत्म करना था। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। तो दास व्यापार था वह 17वीं शताब्दी में क्या होता है, शुरुआत होती है। फ्रांसीसी शोधगार बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां भी स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे, नौकर खरीदते थे। दास मतलब होता है नौकर खरीदना। लोग उसमें आदमी खरीदते थे और नौकर रखते थे, ठीक है। दासों को हथकड़ियाँ डालकर अंटार्कटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 महीने की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूस दिया जाता था। उसको खरीदता था, हथकड़ी लगा देता था, लगातार 3 महीने तक उसको समुद्री यात्रा करवाता था। वहाँ उन्हें बगान मालिकों को बेच दिया जाता था और बोर्दे और जलांते से बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गया। 18वीं सदी में फ्रांस के में दास प्रथा ज़्यादा निंदा हुई। अब 18वीं सदी में दास प्रथा का निंदा होने लगा, इसका विरोध होने लगा। लेकिन सन 1794 के कन्वेंशन के ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी देशों की मुक्ति का कानून पारित किया। लेकिन 1794 में सरकार ने कानून बना दिया कि अब कोई भी लोग दास नहीं रख सकते हैं, नौकर नहीं खरीद सकते हैं। यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा, कुछ ही दिन तक चला।
10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दिया। फिर 10 वर्ष के बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने दास प्रथा पुनः क्या कर दी, शुरू कर दी। अब क्रांति और रोजाना की जिंदगी। 1789 के बाद में फ्रांस की पुरुषों और महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन आए। किसके बाद? 1789 के बाद। कब के बाद? 1789 के बाद वहाँ के पुरुषों और महिलाओं में एक विभिन्न प्रकार का अंतर आता है। क्रांतिकारी सरकार ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। फ्रांस के शहरों में अखबारों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहां से वह तेजों से गांव देहात तक जा पहुंची। उसके अंदर फ्रांस की घटती घटनाओं और प्रेरणाओं का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी होती थी। तो इस प्रकार हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर, इतिहास का फर्स्ट चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसका हम लोग अगले पार्ट में इसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है।